हिंदी स्कूल को। ठीक। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सैयद इकबाल शर्मा। मैं हूं डायरेक्टर सक्सेस मंत्र एजुकेटर आइल्स कोचिंग जलंधर से। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर। वो इंपॉर्टेंट इशू है कि जो हमने टाइम मैनेजमेंट करना है आइल्स के रीडिंग में, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो जब भी हमने टाइम मैनेजमेंट की बात करनी है, हमें पता है कि हमें 1 घंटे में 40 क्वेश्चन आने हैं और एक क्वेश्चन को हमने कम से कम 1.5 मिनट देना है, इससे ज़्यादा हम दे नहीं सकते। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते। तो आज हम ये अंडरस्टैंड करेंगे एक टेबल के माध्यम से कि कौन सा क्वेश्चन हमें पहले करना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन हमें पहले नहीं करना चाहिए। अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो कुछ जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो ऐसे हैं कि जैसे वो सांप है, और कुछ क्वेश्चन रस्सी जैसे हैं। हमें सांप को रस्सी नहीं समझना और रस्सी को सांप नहीं समझना। अगर ये चीज़ हम करते हैं, मेरी ऑलवेज यही कोशिश होती है कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपना टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर करके आए। अराउंड 55 मिनट्स में आपके तीनों पैराग्राफ्स हो जाने चाहिए। अगर आप मेरे स्टेप्स फॉलो करोगे तो 101% आपकी जो रीडिंग है वो एग्जैक्टली 55 मिनट्स में खत्म हो सकती है और आप पीसफुली अपने दूसरे मॉड्यूल्स के ऊपर भी इजीली ध्यान दे सकते हैं। तो आइए समय ना वेस्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमें पता है कि हमें अगर आइल्स से रीडिंग करनी है तो उसकी बेसिक 3 टेक्निक्स होनी चाहिए। जो फर्स्ट टेक्निक है उसको हम बोलते हैं स्कैनिंग। अब स्कैनिंग क्या है? स्कैनिंग होता है जब भी हम क्वेश्चन को देखते हैं तो हम मोटा मोटा देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। जैसे हम मेडिकल में जाते हैं, अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करवाते हैं, तो वहाँ पे स्कैनिंग होती है। तो स्कैनिंग क्या होती है? वो हमारे पेट के ऊपर एक मशीन घूमती है, कुछ जेल लगाते हैं, तो वो मोटा मोटा देखते हैं। वो जो भी स्कैनिंग करता है वो सर्जन नहीं होता, वो डीप में नहीं जाता, वो मोटा मोटा आइडिया लगाता है। ठीक है, तो वो होता है स्कैनिंग। अब स्कैनिंग है जो हमारे पास एक टूल है। स्कैनिंग बहुत फास्ट टूल है, बहुत इजीली ये हमें बेनिफिट दे सकता है, परंतु इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है जी। तो पर कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो हमें सीधे सीधे मिल जाएंगे। अभी मैं आपके सामने एक टेबल ड्रॉ करूंगा, मैं आपको बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन आप स्कैनिंग से करो, कौन सा क्वेश्चन आप किसी और टेक्निक से करो। तो स्कैनिंग से हम क्या समझते हैं? मोटा मोटा आइडिया लगाते हैं, बहुत ज़्यादा हमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी हमारे पास होती है दैट इज स्किमिंग। अब स्किमिंग टेक्निक क्या है? स्किमिंग का मतलब ये होता है हमें थोड़ा सा डीप में जाना पड़ता है, हमें सवाल को भी डीप से जाना पड़ता है, और जो हमारा पैराग्राफ है वो भी हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज वो सारे क्वेश्चंस नहीं हो सकते। तो स्कैनिंग क्या है? ऊपर से मोटा मोटा है, जैसे स्कैन हम मेडिकल वाली मैंने एग्जांपल दी थी। अब स्किमिंग क्या है? स्किमिंग है मतलब सर्जन। स्कैनिंग वाले ने बोल दिया भी आपके पेट में पथरी है, तो जो अब सर्जन है वो पूरा पेट खोलेगा। तो जब वो पूरा पेट खोल रहा है तो उसको टाइम भी लगना है। एक्चुअल ट्रीटमेंट तो उसी ने करनी है, स्कैन वाले ने तो स्कैन पथरी बता दी, अब वो आपका डीप में जा रहा है। तो दैट इज नोन एज स्किमिंग। जब हमें एक एक शब्द पे, एक एक कंसेप्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे मेरे क्वेश्चन हैं आइल्स में जो स्कैनिंग से होंगे और कुछ स्किमिंग से होंगे। स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज करता है, या तो वो सारे के सारे क्वेश्चन स्कैनिंग से कोशिश करता है तब उसका रिजल्ट नहीं खराब होता, या वो सारे के सारे क्वेश्चन स्किमिंग करना शुरू कर देता है तो उसका पेपर नहीं पूरा होता। तो आइल्स स्टूडेंट वही एक अच्छा स्टूडेंट है जिसको पता है भी कौन सा टूल कहाँ पे लगाना है। और सिंपल एग्जांपल, हमारे घर में पेचकस भी होता है, प्लास भी होता है। तो जो काम पेचकस से होना है वो शायद प्लास से ना हो, और जो प्लास से होना है शायद वो पेचकस से ना हो। अब मैंने अपना लैपटॉप खोलना है तो लैपटॉप के लिए मुझे प्लायर की जरूरत नहीं है, लैपटॉप तो पेचकस से खुलेगा। अब मैंने कोई वायर पकड़नी है, मैं घर में कुछ इलेक्ट्रिकल काम कर रहा हूँ, उसमें वायर में करंट है, तो वहाँ पे मेरा जो पेचकस है वो काम नहीं करने वाला, स्क्रू ड्राइवर काम नहीं करेगा, वहाँ पे तो प्लास ही करेगा। तो दैट मीन्स आज की इस क्लास के बाद में, या जो मेरे दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं उसके बाद में उनको बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए भी कौन सा टूल मुझे यूज़ करना है। अगर राइट टूल आप यूज़ करते हो तो वो ईजी हो जाता है आपके लिए। तो दैट इज नोन एज स्किमिंग। स्किमिंग मतलब आप डीप में जाओगे और ये आपका लाइट मोड में जाओगे तब भी आपके सवाल हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? तीसरी एक टेक्निक है जो इन टेक्निक से, अब वो ये तो मेन टेक्निक है, ये आपकी मेन टेक्निक है।
अब मैं एक आपको सब टेक्निक भी बताना चाहता हूँ। तो सब टेक्निक हमारी क्या है? सब टेक्निक है हमारी, उसको हम बोलते हैं रट। रट मीन्स RUT। जितने भी क्वेश्चंस आपके पास आएंगे आज के बाद, जब भी आप रीडिंग करोगे, तो पहले आर का मतलब है पहले उस क्वेश्चन को रीड करिए आराम से, आंखें पूरी ध्यान दें, कंसंट्रेशन पूरी रखें, पहले उसको आप रीड करो। फिर उसके बाद में आप उसको, सेकंड है यू। यू मीन्स आप उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, 90% स्टूडेंट क्या होते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर ढूंढना शुरू करते हैं, जबकि वो अंडरस्टैंड नहीं करते। तो जब तक अपने सवाल को अंडरस्टैंड नहीं किया है तो आप कैसे कर सकते हो? इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू डू इट। एंड थर्ड टेक्निक इज योर ट्रांसलेट। अगर आप पंजाबी वाले हो तो पंजाबी में ट्रांसलेट करने की कोशिश कर लो, अगर आप हिंदी वाले हो तो हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश कर लो। वो आप पे डिपेंड है। अभी आपने ट्रांसलेट किया, गारंटी ले रहा हूँ, 100% गारंटी इस चीज की ले रहा हूँ, जिस स्टूडेंट ने कोई भी क्वेश्चन जिसको उसने ध्यान से रीड कर लिया, उसको अंडरस्टैंड भी कर लिया और उसको ट्रांसलेट भी कर लिया अपनी लोकल लैंग्वेज में, उसका आंसर आपको मिलना ही मिलना है। हाँ, वो क्वेश्चन यस नो या ट्रू फॉल का ना हो जिसमें नॉट गिवन आता है। अगर मैं एमसीक्यूज की बात करूं तो आंसर वही है, अगर मैं सेंटेंस कंप्लीशन की बात करूं तो आंसर वही है। तो होता क्या है, टाइम मैनेजमेंट में हमें पता नहीं चलता भी कौन सा पहली बार टूल यूज करें। जितना मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है आपको पढ़ाने का आइल्स का, तो मैं 10 साल के एक्सपीरियंस में कितनी रीडिंग्स की होंगी, कितनी बाकी चीजें की होंगी, उसके हिसाब से मैं आपके सामने अभी एक टेबल ड्रॉ करूंगा। अगर आप टेबल को फॉलो करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी है, आपका जो टाइम है वो इजीली आप मेंटेन कर सकते हो। आई होप आई एम वेरी क्लियर। पहले आपको स्कैनिंग, कुछ सवाल मेरे स्कैनिंग से होंगे, कुछ सवाल मेरे स्किमिंग से होंगे। ये तो मेरी स्टैंडर्ड है, रट तो मेरे को सब में यूज करना है, और कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसमें स्किमिंग और स्कैनिंग दोनों की जरूरत पड़ेगी आपको। वो मैं आपके सामने अभी लिख के बताऊंगा कौन सा सवाल है जिसमें दोनों की जरूरत है। और साथ में आपको मैं ये भी बताऊंगा भी आपको कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पहले करना है, कौन सा पहले नहीं पकड़ना है, ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर हो जाए। तो आइए अब एक टेबल में आपके माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि आप कौन सी टेक्निक यूज करोगे, कैसे करोगे। सिंपल सा टेबल है। पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ टाइप, भी टाइप ऑफ क्वेश्चन आपका कैसा है। नंबर 2 पे आप टेक्निक कौन सी यूज करोगे, मतलब आप स्किमिंग यूज करोगे या आप स्कैनिंग यूज करोगे या आप दोनों यूज करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, आपने 2-3 दिन लगातार इसको पढ़ना है, आपका टाइम फ्रेम सेटिंग होनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन इजी है या टफ है, ये भी मैं अभी आपको बता दूंगा। ये क्वेश्चन इजी है या टफ है। इजी और टफ का मतलब ये भी है जल्दी होने वाला है या इट विल टेक टाइम। ठीक है जी। और चौथा, इसमें आप पॉइंट लेंगे भी ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट करना चाहिए या आपको ये लास्ट करना चाहिए। मतलब कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो आपको स्टार्टिंग में कर लेने चाहिए, इजी है, फटाफट हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन है जो आपको टफ पड़ेंगे, टाइम कंज्यूमिंग है, तो फिर मैं उनको हाथ में क्यों डालूंगा भाई, आई विल नॉट। ठीक है जी। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जो पहले मैं वो लिखूंगा जो 100% एग्जाम में आते ही आते हैं, उनके बिना एग्जाम कभी पूरा नहीं होता। तो सबसे पहले है मैच द हेडिंग्स, या उसको हम हेड मैच ले लेते हैं। बहुत कॉमन है, कोई भी मैंने आज तक आइल्स रीडिंग नहीं देखी जिसमें आपके हेड मैच ना आए। अब हेड मैच को करना क्या है, वो मैंने इंडिविजुअल आपको टेक्निक्स दी हुई हैं, कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं, ऑनलाइन दर्शक वो भी देख सकते हैं। अब बेटा इसमें अब जो टेक्निक है दैट इज स्किमिंग। अब ये स्कैनिंग से नहीं होने वाला। हेड मैच में अगर वहां इंडिया लिखा है और आंसर में भी इंडिया लिखा तो इंडिया इंडिया मैच करेंगे, नहीं होगा। अब आपको पता है व्हाट इज स्किमिंग, डीप जाना पड़ेगा, एक एक शब्द पढ़ना पड़ेगा, कीवर्ड्स डिफरेंट टाइप के उठाने पड़ेंगे। हाँ, ये सवाल इजी है या टफ है, मेरे हिसाब से ये टी है, टफ है। इट इज नॉट इजी क्वेश्चन, टाइम कंज्यूमिंग है, टफ है, बट फिर भी मैं इसको पहले करूंगा फर्स्ट। मैं लिख दिया फर्स्ट करूंगा, क्यों? अब मैंने दूसरा या तीसरा पैरा उठाया, उसमें हेड मैच है, तो हेड मैच मुझे कंपेल करते हैं भी पूरे का पूरा पढ़ना है मेरे को डिटेल में। अब 13 मेरे पास क्वेश्चन है, 6-7 मेरे हेड मैच है, बाकी फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे, एमसीक्यू होंगे। तो अगर मैंने पहला डिटेल में पढ़ा हुआ है और अंडरस्टैंड किया हुआ है तो बाकी सवाल तो मेरे वैसे ही हो जाने। अगर मैंने पहले फिलिंग द ब्लैंक्स किया, बाद में मैंने ये शुरू किया हेड मैच, तो शायद मैं डिफिकल्टी में आ जाऊं। क्लैरिटी है ना इस चीज की।
जिस पैरे में हेड मैच है आपने सबसे पहले उसी को करना, वही सॉल्व करना है हेड मैच वाला, ताकि मेरे को पैरे से फेमिलियरिटी हो जाए और मैं अंडरस्टैंड कर जाऊँ और मेरा इजी हो जाएगा। हेड मैच हमने ऐसे करनी, क्या समझे? हेड मैच है, स्कीमिंग आपकी यूज होगी, टफ क्वेश्चन है ये, फिर भी मैं पहले नंबर पे करूंगा इसको। दूसरा क्वेश्चन, एमसीक्यूज के बिना कभी भी आपका पेपर पूरा नहीं होता। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 4 ऑप्शन आती हैं, वो मैं इंडिविजुअल वीडियो भी बनाऊंगा, आपको वैसे भी क्लास में बताता रहता हूँ एमसीक्यू करने की 7-8 टेक्निक्स है, वो हमने यहाँ में नहीं डिस्कस कर दिए, तो हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें। ये जो ये क्वेश्चन है ये आपका स्किम भी मांगेगा थोड़ा सा और स्कैन भी मांगेगा, दोनों यूज होगा, थोड़ा सा स्किम भी मांगेगा, थोड़ा सा स्कैन भी मांगेगा। स्कैन क्यों मांगेगा? लोकेशन ढूंढने के लिए। स्किम क्यों मांगेगा? टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अब मैं बोलता हूँ व्हाई मिस्टर बी इज डूइंग आइल्स, एक क्वेश्चन है व्हाई मिस्टर बी इज डूइंग आइल्स, तो मैं रट लगाऊंगा, फिर मैं उसको अंडरस्टैंड करूंगा कि अच्छा मिस्टर बी आइल्स क्यों कर रहा है, तो आस्किंग फॉर द रीजन, फिर मैं स्कैन करके वहां पे रीजन पे पहुंचूंगा, फिर मैं वहां पे उसका आंसर देखूंगा, फिर नीचे आके ऑप्शन में उठा दूंगा, बात खत्म हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट कर लेना चाहिए, ये इजी क्वेश्चन है, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन एंड यू मस्ट डू इट फर्स्ट। अब देखो यहाँ पे एफ और एल आती रहेगी, मेरे सबसे ऐसे टेक्निक आप यूज करते रहोगे तो इट विल बी गुड। नेक्स्ट आ गई थी अपनी फिलिंग द ब्लैंक्स विदाउट। फिलिंग द ब्लैंक्स मेरे पास 2 तरह की आती है, एक विद ऑप्शन आती है, एक विदाउट ऑप्शन आती है। तो जो विदाउट ऑप्शन आती है वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन आपके एक ही पैरे में होते हैं, पता नहीं वो पैरा कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, बट होते हैं एक एक लाइन में एक एक आंसर मिलता रहेगा। तो ये आपके कैसे होंगे फिलिंग द ब्लैंक्स, ये आपके स्कैनिंग से हो जाएंगे इजीली। आप स्कैन करो, लोकेशन ढूंढो, एक बार आप पढ़ोगे एग्जैक्टली सेम वर्ड होगा। फॉर एग्जांपल फिलिंग द ब्लैंक्स में दा लिखा है तो उस वर्ड के आगे भी दा लिखा होगा, आपने सेंस उठा लेना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इजी है तो डेफिनेटली आई शुड डू फर्स्ट। आपको पता चल रहा है कि हाँ मैं फर्स्ट है, ये क्वेश्चन मेरे मतलब ये 3-4 मिनट में 6-7 क्वेश्चन आप कर सकते हो अगर आप चाहो, थोड़ा सा डीप ग्रिप है। नेक्स्ट आता है आपका 4th क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स विद ऑप्शन। फिलिंग द ब्लैंक्स विद ऑप्शन, भाई ये क्वेश्चन आपका स्कीमिंग के बिना नहीं होगा, बिकॉज ये 100% सिनोनिम लेके चलता है। यहाँ पे गर्ल लिखा होगा, वहां पे फीमेल लिखा होगा, यहाँ पे गुड स्टूडेंट लिखा होगा, वहां पे स्कॉलर लिखा होगा, यहाँ पे रिसर्च लिखा होगा, वहां पे पीएचडी लिखा हो सकता है, या रिसर्च पेपर्स लिखा हो सकता है, मतलब कुछ सिनोनिम। अब मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि हाँ यार मुझे सिनोनिम मिलने। अब देखो जो फिलिंग द ब्लैंक्स विद ऑप्शन है वो इजी है और ये बहुत टफ है। अगर पेपर में ये आपको आ जाता है विद ऑप्शन तो प्लीज उसको अटेम्प्ट पहले नहीं करना, इट इज वेरी टफ क्वेश्चन एंड इट शुड बी डन एट लास्ट। पहले मैं उस पैरे के बाकी क्वेश्चन कर लूंगा, टाइम मिलेगा तो फिर मैं इनको उठाऊंगा। वैसे भी अगर आपने 9 क्वेश्चन दूसरे कर लिए हैं तो आपके लिए ये इजी है टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आपका आता है राइटर्स मैच। अब राइटर्स मैच वाला क्वेश्चन भी तकरीबन ऑलमोस्ट आता ही है पेपर में। तो राइटर्स मैच का मतलब क्या है, कुछ राइटर्स ने कुछ स्टेटमेंट्स बोली, आपने वो स्टेटमेंट्स मैच करनी है। भाई मेरे हिसाब से इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन जो आपको सबसे पहले पेपर में उठाना है, जो जिस मर्जी पैराग्राफ में हो। इट इज वेरी इजी टू डू। ये आपका स्कैनिंग से ही हो जाएगा, स्कैनिंग से हो जाएगा, आपको पता चलेगा राइटर का नाम कहाँ लिखा हुआ है और जो चीज कॉमे में लिखी हुई है उसको अंडरस्टैंड कर लो और नीचे आके अपना आंसर ढूंढ लो किस राइटर ने कौन सी है। इट इज वेरी इजी एंड इट इज मस्ट बी डन फास्ट। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट कौन सा बचे? ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स बहुत इजी। ट्रू फॉल्स आपका स्कैनिंग से ही हो जाने, बहुत ज्यादा आपको स्किप करने की जरूरत नहीं है ट्रू फॉल्स में, ठीक है। इट इज वेरी इजी एंड इट मस्ट बी डन फर्स्ट। अब अगर ये टेबल आपके दिमाग में है, देखो कुछ फर्स्ट आ रहा है, कुछ लास्ट आ रहा है, कुछ फर्स्ट आ रहा है, कुछ लास्ट आ रहा है, कुछ मिडिल में आएगा, है ना। तो आप इस टेक्निक को यूज करते रहोगे तो इजी है, तो आपका जो टाइम आपको पता भी नहीं चलेगा, 15-16 मिनट में आप पैराग्राफ करके छोड़ दोगे। 7th आ जाएगी आपका यस नो। अब यस नो
कभी भी स्कैनिंग से होगा नहीं, मेरी गारंटी है, ये स्किमिंग से ही हो सकता है। मतलब इसमें डीप जाना पड़ेगा आपको। इट इज ए डिफिकल्ट क्वेश्चन, इट इज वेरी वेरी टफ क्वेश्चन एंड इट मस्ट बी डन एट लास्ट। हमें इसको पहले नहीं पकड़ना। और कई बार एग्जामिनर इतना शातिर होता है भी आपको यस नो वाला क्वेश्चन बिल्कुल स्टार्टिंग में दे देगा। जैसे पैरा 2 स्टार्ट हो रहा है, पहले 4 क्वेश्चन यस नो के हैं, आपने आप उसी में उलझ जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा क्या है क्या है क्या है। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा या क्लास में किसी ने को ट्रू फॉल और यस नो में फर्क क्या है और कौन सी टेक्निक यूज करनी है। उस दिन भी मैं यही बोलूंगा भी ट्रू फॉल को स्कैनिंग से कर लो भाई और इसको स्किमिंग से कर लो, अदरवाइज ये नहीं होगा आपसे। अब ट्रू फॉल है वो रस्सी है, यस नो क्या है वो सांप है। अब अगर रस्सी को सांप की तरह डील करोगे या सांप को रस्सी की तरह डील करोगे तो गड़बड़ है ना। इस चीज की मैं गारंटी लेता हूँ आपकी भी। अगर आपको ट्रू फॉल का सवाल है वो स्किमिंग से आप ट्राई करो, शायद आपको अंडरस्टैंडेबिलिटी ज्यादा ना हो। क्यों? क्योंकि जो ट्रू फॉल है ये अराउंड 50% के करीब सिनोनिम यूज करता है। अगर मैं यस नो की बात करूं तो देयर आर चांसेस भी 100% सिनोनिम यूज करेगा। फॉर एग्जाम्पल वो बोलेगा पीपल लिव इन सिटीज और पैराग्राफ में लिखा होगा डेनिजन्स लिव इन सबअर्बन्स या अर्बन्स। अब हम कोशिश कर रहे हैं, हम सिटीज देखने की कोशिश करते हैं, सिटी हमें कहीं मिलता नहीं, हम उठाकर ठाक से नॉट गिवन दे देंगे, पर वो नॉट गिवन नहीं है। देखो वहां जाके अर्बन लिखा है। अब कल को आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको पता है ना भी यस नो वाला क्वेश्चन है, दैट मींस सिनोनिम्स तो आएंगे। अभी वो बोल रहा है भी गर्ल्स गो टू स्कूल, स्कूल आपको कहीं ऊपर मिल नहीं रहा, वहां लिखा हुआ है एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। तो अगर तो सवाल ट्रू फॉल्स का है तो हो सकता है स्कूल्स मिल जाए, पर अगर सवाल यस नो का है तो एक्सपेक्ट दैट यू आर नॉट गोइंग टू गेट योर एग्जैक्ट वर्ड्स, और उस चीज के लिए मैं प्रिपेयर्ड हूं। अब मुझे नहीं पता चल रहा है सवाल ये यस नो है तो डिफिकल्ट है, टाइम मिलेगा, सिनोनिम्स देगा, और जो मुझे नहीं समझ में आ रहा तो मैं फिर क्यों वहां पे पंगा लूं। भाई हमें टाइम सेव करना है, दैट मीन्स आउट ऑफ दिस, ये मेरी थॉट है, आप चाहो थोड़ा बहुत इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो। क्यों? डिफरेंट स्टूडेंट है, डिफरेंट आईक्यूज है, डिफरेंट थॉट्स। किसी को यस नो अच्छा लगता है, इजी होता है, किसी को फिलिंग इन ब्लैंक्स इजी होता है। कुछ आप अपनी टेक्निक यूज कर लो, कुछ मेरी टेक्निक का यूज करो। ऑल ओवर ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑल ओवर ऑब्जेक्टिव इज गुड टाइम मैनेजमेंट प्लस गुड स्कोर्स। देखो पता क्या, अगर 2-4 सवाल आपको मिलते नहीं ना तो आप साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाते हो, यार ये तो मिल ही नहीं रहा मेरे को, ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, मैं तो मेरा पेपर रुल गया। और जल्दी होता है, मैं बताऊंगा अभी लास्ट में एक छोटा सा और टेबल ड्रा करूंगा इसको लेके। अब 8th क्वेश्चन है मेरा सेंटेंस कंप्लीशन। अब सेंटेंस कंप्लीशन में क्या होता है, आधा सेंटेंस दिया होता है और आधा सेंटेंस नहीं दिया होता है, ठीक है जी। ये सवाल मीडियम टाइप का है, इसमें स्किमिंग भी यूज होगी, स्कैनिंग भी थोड़ी यूज होगी। तो कई बार ये होता है पिछले पोर्शन दे देता है सेंटेंस का, कई बार फ्रंट का दे देता है, लिखा होता है ऊपर, ये आपको उसको कहाँ फॉलो करना है, ठीक है जी। तो ये स्कैन प्लस स्किम दोनों मांगेगा। ये मीडियम टाइप का है, आप भी इसको मीडियम टाइप में कर लो, इसको स्टार्टिंग में ना पकड़ो ना इसको लास्ट के लिए रखो, ये सवाल हो सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कई बार टेबल कंप्लीशन। टेबल कंप्लीशन मींस जैसे ये मैंने टेबल बनाया हुआ है तो ऐसे एक टेबल आता है। अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टेबल के जो कंटेंट है ऊपर वो ध्यान से लिखो। ईयर्स दिया तो उसका आंसर भी नीचे ईयर वाला ही होगा, राइटर का नाम लिखा तो राइटर नाम होगा, एक्टिविटी ऊपर लिखी है तो नीचे भी एक्टिविटी होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, सारे के सारे आंसर एक ही पैराग्राफ में मिल जाएंगे, पर आपको राइट कीवर्ड उठा लेना। सपोज उसने लिखा 20th सेंचुरी, सो एंड सो आगे टेबल बनाया हुआ, तो 20th सेंचुरी सीधा जाके उठा कर देखो कहाँ पैराग्राफ में 20th सेंचुरी लिखे, वहां मुझे आंसर मिल जाएगा। तो ये जो है ये आपका ऑलमोस्ट स्कैनिंग से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन एंड इट मस्ट बी डन फर्स्ट। नेक्स्ट आपका जो बचता है दैट इज प्रोसेस। कई बार होता है कोई पिक्चर वगैरह आ जाती है, जैसे इलेक्ट्रिकल कोई पिक्चर आ जाएगी या फ्रिज की कोई पिक्चर आ जाएगी या ब्रेन की कोई पिक्चर आ जाएगी। एक तो हमने रीडिंग्स की जिसमें ब्रेन का मैप वो दिया हुआ, ब्रेन के पार्ट्स, तो प्री फ्रंटल फ्रंटल वो थोड़े से सिस्टम आ जाता है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन यार, सीधा सीधा क्वेश्चन है, स्कैनिंग से 100% होने वाला सवाल है। सबसे पहले तो इसी को उठा लो, ठीक है। तो ये ऑलरेडी स्कैनिंग से हो जाएगा, एक ही पैराग्राफ में ऑलमोस्ट सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। इट इज वेरी इजी और इट इज वेरी
कंफर्टेबल एंड इट मस्ट बी पिक्ड अप फर्स्ट। आप बताओ इसमें आपका 99% आपका जो रीडिंग है वो उसके सारे टॉपिक्स कवर हो गए और आपको टेक्निक भी मिल गई है अभी आपने क्या करना और कैसे करना। आई थिंक इससे इजी मेथड नहीं है रीडिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए। आप एक बार यूज करके तो देखो इसको, ठीक है। अब देखो कितने इसमें आपके इजी क्वेश्चन है। अब मैं टफ को अंडरलाइन कर रहा हूं, एक टफ है, दूसरा टफ है और तीसरा टफ है। 3 टफ है, बाकी तो सारे इजी हैं, बाकी तो सारे इजी हैं। तो फिर आप उसी हिसाब से उठाओ, फिर आप परेशान क्यों होते हो। आज के बाद मेरा कोई भी स्टूडेंट ये मत बोले भी मेरे से रीडिंग पूरी नहीं हुई, पर्टिकुलरली जिस दिन आपका मॉक टेस्ट होता है या आपने फाइनल एग्जाम देने जाना है। मेरे हिसाब से काम चलोगे तो इट इज क्वाइट इजी, मेरे हिसाब से नहीं चलोगे तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, जो मुझे लगता है। पर आपको ये चीज करनी चाहिए। फायदा हुआ इसका या नहीं? लोकेश, हाँ भाई फायदा हो रहा है ना? तो एक दिन अब मंडे है, ठीक है, आज सैटरडे है, तो आपने मंडे को फिर आप आके 1 घंटा रीडिंग करो या एक रीडिंग घर लेके जाओ, एक टाइम लगाओ, इस टेबल को दिमाग में रखो, ठीक है, और आप सारा सिस्टम सेट कर दो। अब मैं आपको फाइनल एक छोटी सी चीज बताने जा रहा हूँ। अब आपके पास 3 पैराग्राफ है। फर्स्ट पैराग्राफ है 2, सेकंड पैराग्राफ है 3। एवरेजली एक स्टूडेंट अगर मतलब बहुत अच्छे स्कोर नहीं कर रहा है या रीडिंग को डिफिकल्टी फील कर रहा है तो एवरेजली वो एक फर्स्ट पैराग्राफ को 25 से 30 मिनट लगाता है एवरेज। मतलब 30 मिनट में आपका पैराग्राफ पूरा होगा नहीं, जबकि सवाल आपने कितने किए? 13। तो कितना आपका आधा घंटा तो निकल गया, आधा पेपर का टाइम निकल गया। दूसरे के लिए वो उसको 20 मिनट के करीब लगता है, तो आपके ऑलरेडी 50-55 मिनट्स हो गए। और तीसरा पैराग्राफ तो हार्डली 5 या 10 मिनट आप उसको देते हो, तो कैसे पास होंगे? स्टूडेंट तभी पास होता था अगर हर एक पैराग्राफ में उसके एटलीस्ट 8 नंबर हों। 8 × 3 24, दैट मीन्स 6 बैट्स। मतलब मुझे पहले 13 में भी 8 ठीक चाहिए, दूसरे में भी 8 ठीक चाहिए, तीसरे में भी 8 ठीक चाहिए, तब मैं जाके पास हो सकता हूँ। अब इसको तो उसने टाइम ही नहीं दिया थर्ड में। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। जब आप क्लास में करते हो ना, अपनी पुरानी क्लास की रीडिंग उठा के देख लो, जो तीसरा पैराग्राफ है ना बिल्कुल साफ मिलेगा आपको, क्योंकि वहां तक कोई पहुंचते ही नहीं। पहले पैरा गंदा होगा, सेकंड थर्ड। मेरे स्टूडेंट आज के बाद ऐसे नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप जब मंडे आते हो क्लास में, आपने रीडिंग करनी है, पहले आप तीनों पैराग्राफ के टाइटल्स देखो क्या है। इकोनॉमी का टाइटल है, साइकोलॉजी का टाइटल है, बायोलॉजी का, इंजीनियरिंग का है, हिस्ट्री का है। तो आपकी कुछ बैकग्राउंड है स्टडी की, कुछ बच्चे कॉमर्स से, कुछ साइंस से, कुछ बच्चे जर्नल है। सपोज एक लड़की है, उसको ब्यूटी में बहुत शौक है, ब्यूटी की टर्मिनोलॉजी जानती है, मैनिक्योर, पेडिक्योर, मस्कारा, ये वो सब उसको पता है। और पैरा भी अभी हाउ गर्ल्स गेट ब्यूटीफुल, तो उसको वही पैराग्राफ पहले उठाना चाहिए ना। अंधाधुंध कभी मत उठाओ। ये नहीं भी पहला पैराग्राफ है तो आप पहले पैराग्राफ को ही करोगे। नो, यू विल चूज पैराग्राफ अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट और अकॉर्डिंग टू योर कैलिबर। अब मैंने पैराग्राफ उठाया, फर्स्ट पैराग्राफ मुझे थर्ड ठीक लगा, पहले मैं टाइटल देखा, मुझे लगा थर्ड थोड़ा सा ठीक है, मैं इसको इजी, मैं अभी हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ, मुझे लगा मैनेजमेंट का टॉपिक है तो मैं मैनेजमेंट इजीली समझ लूंगा। कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, मैनेजमेंट समझ लूंगा, तो आई विल गो फॉर दैट। ठीक है, अब पहले मैंने पैराग्राफ ये चूज किया। अब मैंने इसको 17 से 18 मिनट देने हैं बस। क्यों? क्योंकि मेरा दिमाग अभी फ्रेश होगा, अभी मेरा दिमाग फ्रेश है। 17-18 मिनट के बाद में मैंने 2 क्वेश्चन किए या मैंने 13 के 13 कर लिए, मैं पैरा छोड़ दूंगा। हम लोग क्या है ना, हम लोग चीजों को छोड़ते नहीं हैं। अब ये सपोज फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन ही आपका नॉट गिवन है, तो हमें पूरी जिंदगी ढूंढते रहो, नॉट गिवन नहीं मिलेगा। अपने क्वेश्चन ट्राई किया, नहीं हुआ, इट्स ओके। हो सकता है जो नेक्स्ट पैराग्राफ मैं करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, हो सकता है वो पैराग्राफ देखने में डिफिकल्ट था बट क्वेश्चन इजी है उसमें। हमने तीनों अटेम्प्ट किए हैं, तभी तो हमें पता चलेगा कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। इज इट? तो पहले को आप दो 18 मिनट, दूसरे को आप दो तकरीबन 20 से 22 मिनट, और तीसरे के लिए आपके पास 22 मिनट बच जाएंगे, क्योंकि फिर आपका दिमाग थोड़ा टायर होगा, तो लास्ट वाले पैराग्राफ को थोड़ा टाइम ज्यादा चाहिए। वैसे भी वो आपका नॉट इंटरेस्टेड टॉपिक है। अगर इंटरेस्टेड टॉपिक होता तो आप तो पहले ही उठा लेते उसको, उठाते कि नहीं? अब पहला अपने को ये इंटरेस्ट
पैदा हुआ, दूसरा ये है, तीसरा तो पहले ही नॉट इंटरेस्टेड है। तो भाई जो नॉट इंटरेस्टेड है वो तो ज्यादा टाइम मांगेगा क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है और नॉलेज नहीं है। तो आपने ये चीज चूज करनी है। अब इससे थोड़ा सा एक स्टेप और फॉरवर्ड जाएंगे, जो लास्ट चीज है। अब ये पैरा मैंने तीसरा उठाया। अब इसमें 1 से 5 क्वेश्चन है, फिर 6 से 10 क्वेश्चन है, फिर 11 से 13 क्वेश्चन है। जनरली 2 से 3 पोर्शन तो होते ही हैं। अब पैराग्राफ मैंने ये उठा लिए अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। 18 मिनट है मेरे पास और ये 3 तरह के क्वेश्चन है। अब जो पहला क्वेश्चन है वो मेरा है यस नो, दूसरा क्वेश्चन है मेरा राइटर्स मैच, तीसरे क्वेश्चन है मेरे एमसीक्यू। डन। अब आप फाइनल गेम, अब ये फाइनल शॉट लगने लगा। अब यस नो है, राइटर्स मैच है और एमसीक्यू है। मेरे पास तो पूरी ऑप्शन है ना, मैं पहले चाहे ये अटेम्प्ट करूं या ये करूं या ये करूं। अब आपको ये टेबल बता रहा है भी आपने कौन सा करना है। राइटर्स मैच सबसे इजी है, ये मैंने 6 से 10 कर लिए अराउंड 5 मिनट्स में। जब मैंने राइटर मैच किए तो मेरे पैराग्राफ से थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी तो हुई, शब्द मुझे पता चल गए कौन सा कहाँ है। राइटर्स मैच किए मैंने, उसके बाद में मैं 5 मिनट में लगा लूँ इसके लिए एमसीक्यू। तो जब मैं राइटर्स मैच कर रहा हूँ मुझे एमसीक्यू का भी आइडिया लग जाएगा, क्योंकि एक बेसिक टेक्निक है, क्वेश्चन आप पहले पढ़ेंगे, पैराग्राफ बाद में पढ़ेंगे। तो जब आपने 13 के 13 क्वेश्चन भी तो पढ़े हुए हैं, आपको लगा भी एमसीक्यू में किसी प्राइम मिनिस्टर का नाम आ रहा है और आप राइटर मैच करते करते प्राइम मिनिस्टर का नाम आ गया, आपको पता चल गया कि मेरा आंसर यहाँ पे है। डन। तो साथ साथ कर लो। अब देखो टेक्निक क्या है। क्या राइटर्स मैच 5 मिनट में नहीं हो सकते? 3-4 सवाल हो सकते हैं। एमसीक्यू भी 5 मिनट में नहीं हो सकते? हो सकते हैं। अब आपने 10 मिनट में 10 क्वेश्चन कर दिए हैं। अब अभी भी आपके पास 8 मिनट पड़े हैं। 8 मिनट किसके लिए पड़े हैं? यस नो के लिए, क्योंकि वो क्वेश्चन टफ है, वो क्वेश्चन टफ है। परंतु आपने 10 क्वेश्चन ऑलरेडी किए हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा अंदर से। यस, मैंने ये पैराग्राफ को ग्रिप में ले लिया, 101% आपके यस नो भी हो जाएंगे। अब जिस बच्चे ने ये टेक्निक नहीं यूज की, उसने पहले यस नो उठा लिए, टाइम तो लेना ही था इन्होंने, तो ये 10 मिनट ले गए, कॉन्फिडेंस फिर भी नहीं। तो जो मेरे इजी क्वेश्चन है वो भी रुक जाएंगे यार। अगर ये बच्चा इस चीज को समझता है, पहले वो ये टेबल को अंडरस्टैंड करे, नंबर 2 पे पैरा राइटली चूज करे, उसके बाद में तीसरी चीज है पैराग्राफ में आगे कौन सा क्वेश्चन मेरे को चूज करना है वो पहले चूज करे, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। गारंटी देता हूं इस चीज की, अगर आपने पहले में से 3-4 क्वेश्चन कॉन्फिडेंस से कर लिए ना, तो आपका एक ऐसा आईक्यू बिल्डअप हो जाता है, उसके बाद में आपके सारे क्वेश्चन होने। और 3 में से 2 पैराग्राफ भी आपने ठोक के कर लिए, 3 में से 2 पैराग्राफ भी ठोक कर लिए ना, तीसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। हम सब ने क्रिकेट खेली है, अब हर कोई बंदा तो ओपनर नहीं है, कोई बंदा सेकंड डाउन भी जाता है, थर्ड डाउन भी जाता है, फोर्थ डाउन भी जाता है, ठीक है जी। अब जो फोर्थ डाउन जाता है उसको पता होता भी लास्ट बॉल में एक बंदा आउट हुआ तभी तो मैं आया। आप खुद देखो, आप बैटिंग करते हो, अब आप एक चौका मार दो ना या एक छक्का मार दो पहली 3-4-5 बॉलों में, तो आप खुल जाते हो। जब आप पहली बॉल फेस करते हो ना उठ जाते हैं तो थोड़ा सा डर लगता है। जब 5-6 बॉलें आपने खेल ली, 2-4 रन ले लिए, एक आध बाउंड्री मार दी, बंदे का कॉन्फिडेंस खुल जाता है। इंटरनेशनल क्रिकेट भी तो ऐसे ही है। अब विराट कोहली जी आते हैं, जब वो 10-15-20 स्कोर बना लेते हैं ना, तो फिर लगता है भी ये 50 तक तो बना ही लेगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा चैलेंज होता है, तो हम लोग स्टार्टिंग में डर जाते हैं थोड़ा सा रीडिंग को। तो आज के बाद में काइंडली चूज द राइट पैराग्राफ, चूज द राइट क्वेश्चन। अब आपके सामने सारा है, एंड यू पीपल आर लिबरल टू मॉडिफाई योर टेबल, यू पीपल आर लिबरल टोटली। अगर आपको लगता है भी नहीं सर ने इसको टफ बोला, मेरे लिए तो इजी, आप इसको इजी कर लो, जो इसमें टफ लगता है वो टफ कर लो। इस पेज के ऊपर आपको रोज वर्कआउट करना है, डेली यू हैव टू अंडरस्टैंड भी ये कौन सा क्वेश्चन है, मेरे लिए ये कैसा है। तो कहने का मतलब बेटा मेरा इतना ही है, जो इजी क्वेश्चन है वो पहले पिकअप कर लो, जो इजी पैराग्राफ है वो पहले कर लो, और लास्ट में जाते जाते गारंटी के साथ मैं ये चीज बता रहा हूँ, 3-4 ऐसे पैराग्राफ्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करेंगे और जनरली ये पेपर में आ भी जाते हैं। अब वो पैराग्राफ्स कौन कौन से हैं जिनको आप पहले बिल्कुल भी नहीं पकड़ना है, जैसे मैं बोला ना यस नो पहले नहीं पकड़ना, वो पैराग्राफ आपने बिल्कुल नहीं पकड़ना। अगर कोई पैराग्राफ साइकोलॉजी के ऊपर है, जनरली साइकोलॉजी हमें दिमाग में नहीं आती। नंबर 2 पे अगर कोई पैरा म्यूजिक के ऊपर है,
वेरी वेरी डिफिकल्ट। हम तो म्यूजिक के स्टूडेंट ही रहे, ना हमें म्यूजिक की टर्मिनोलॉजी पता है, हमें नहीं पता कोर्सेज क्या है, वर्सेस क्या है, हमें अंडरस्टैंड ही नहीं होता पैराग्राफ। तो भाई मैं उसको, वो मेरा पहले ही पैराग्राफ है, मैं उसी को लेके बैठ गया, वो तो मेरे को पहले से नहीं अंडरस्टैंड होता है, तो मैं फिर उसको क्यों पकड़ूँ भाई। हाँ अगर साइकोलॉजी आती है तो डेफिनेटली यू शुड, म्यूजिक आता है तो यू शुड। तीसरा पैराग्राफ है जो लैंग्वेज वाला है, लैंग्वेज का पैराग्राफ, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज का आता है, लैंग्वेज कब डेवलप हुई, बच्चे लैंग्वेज कैसे सीखते हैं, वो सारे पैराग्राफ। ये मेरे हिसाब से ये 3 ऐसे पैराग्राफ हैं जिनको आप पहले नहीं पकड़ोगे, चाहे उसमें ये सारे इजी क्वेश्चन हैं, चाहे इजी क्वेश्चन है, मैं नहीं पकड़ूंगा उसको। अब पैराग्राफ पकड़ो कौन सा, अब मैं बताता हूँ। हिस्ट्री का आता है पकड़ो, बिजनेस का आता है पकड़ो, डेटा बहुत आता है, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, 20 बिलियन 40 बिलियन पकड़ लो। इंजीनियरिंग का आता है पकड़ लो, सीधी सीधी बातें लिखी होंगी। ये मेरे हिसाब से 3 ऐसे डिफिकल्ट पैराग्राफ, और देखो कितनी हमारी लक है इन चीजों में, 3 में से एक तो आपको एग्जाम में मिलना ही मिलना है सर, दैट मीन्स 2 पैरे इजी होंगे, तीसरा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। अब कंस्ट्रक्शन के ऊपर पैराग्राफ ले लो, इट विल बी वेरी इजी। कई बार पिरामिड्स के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर पैराग्राफ आता है, पिरामिड्स कैसे बने, वो सब तो इजी है। तो कहने का मतलब ये, डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बच्चा बोलता ना भी रीडिंग बहुत बड़ा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। रीडिंग में प्रॉब्लम ये है कि हमें पता ही नहीं है वो चीज को कैसे करना है। अब अगर किसी लड़की को थोड़ी बहुत कुकिंग आती है तो वो कुछ भी बना सकती है, क्योंकि तुड़का लगाने का तो सिस्टम वही है, चाहे आप चिकन बना लो या फ्राइड राइस बना लो या दाल लगा लो, बेसिक तो वही है, प्याज डालोगे वो डालोगे, तो ये वो चीजें हैं। आपको बेसिक रेसिपी बता दी है, ग्रेवी बनानी मैंने सिखा दी है, अब उसमें चिकन डालोगे तो चिकन ग्रेवी हो जाएगा, पनीर डालोगे तो पनीर हो जाएगा, गोभी डाल दो तो गोभी बन जाएगी। जब तक ये बच्चे को ये प्रोसेस समझ में नहीं आता ना, तब तक उसकी जो रीडिंग स्किल्स है बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं करेंगे। आई होप जो मेरा लेक्चर था आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई, जिनके एग्जाम है वो एग्जाम दे सकते हैं, जो उनको अभी टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। आज के बाद में मुझे आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे भी हमसे टाइम नहीं मैनेज होता। जिस दिन आपने 40 के 40 क्वेश्चन पढ़ के कर लिए, गारंटी है आपके 6 बैंड तो है, क्योंकि सारे तो आंसर यार सामने। आप देखो इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन है जिनके आंसर सामने नहीं है आपके, एक तो यस नो है, दूसरा ट्रू फॉल्स, क्योंकि उसी में नॉट गिवन है। क्या हेड मैच में सारे क्वेश्चन सामने नहीं है, आंसर सामने नहीं है, एमसीक्यू के सारे सामने नहीं है, सेंटेंस कंप्लीशन सामने नहीं है, तो 2 सवाल मेरे ऐसे हैं जो मेरे सामने नहीं हो सकते, आइदर इट इज यस नो और ट्रू फॉल्स। तो अगर इस 40 में से ये 5-6 सवाल 10 सवाल ये आते हैं, तो 30 सवाल तो वो हैं जिनके आंसर मेरे सामने हैं, चाहे वो सिनोनिम्स में है या वो डायरेक्ट है, तो भाई वो तो मेरे से हो जाना चाहिए। कभी भी रीडिंग से घबराना नहीं है, इट इज वेरी इजी मोड, प्रॉपर टेक्निक से यूज करो। और एक बार मैं बता दूं, रीडिंग आप धक्के से नहीं कर सकते, क्यों? रीडिंग एक कॉग्निटिव प्रोसेस है, आप पढ़ते हो, अंडरस्टैंड करते हो, उसको एनालाइज करते हो, फिर अपनी आउटपुट निकालते हो, आउटपुट मैच करते हो, तब आप आंसर देते हो। राइटिंग हम लोग सिखा सकते हैं इजीली, स्पीकिंग 100% सिखा सकते हैं, लिसनिंग में टीचर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता, बेसिक्स बताता है आपको, करना तो आपने होता है। पर रीडिंग में आप और मैं दोनों इन्वॉल्व हैं, मुझे प्रॉपर टेक्निक सिखानी चाहिए और आपको आपका दिमाग यूज करना पड़ेगा। तो आज के बाद डोंट फील इट डिफिकल्ट। आई होप जो मेरा वीडियो है, मेरे यूट्यूब के जो स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं उनको भी अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना भी क्या ये टेक्निक्स काम करती हैं, ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।